गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए फिर हम आज हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। पाठ 1 हमारी भाषा। भाषा के अंतर्गत कल पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम पढ़े थे भाषा कैसे बना, भाषा शब्द किस शब्द से बना, भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा, भाषा के कितने रूप होते हैं उसके बारे में पढ़े, लिखित और मौखिक के बारे में, मातृभाषा इसके बारे में, राष्ट्रभाषा इन सब के बारे में, सांकेतिक भाषा इन सब के बारे में पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। पार्ट 2 में लिपि, बोली, उपभाषा, भाषा परिवार और हिंदी हमारी संपर्क भाषा, भाषा और साहित्य, साहित्य के प्रकार और व्याकरण, व्याकरण के अंग, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसकी लिपि को जानना क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। जब तक हम उस भाषा की लिपि के बारे में नहीं जानेंगे हम उस भाषा को ग्रहण नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते हैं। इसलिए लिपि जो है, लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। लिपि सीखना जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। उसी प्रकार जितनी भी भाषाएं हैं सबकी अपनी अलग अलग लिपि है। सब हर भाषाओं की अपनी लिपि होती है। हिंदी देवनागरी लिपि है, उर्दू फारसी लिपि हो गया, रोमन अंग्रेजी लिपि हो गया, गुरुमुखी पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में हो गया। इस प्रकार हर भाषा की अपनी लिपि होती है। और यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि और सब जितनी भी लिपियाँ हैं उनके लिखने का भी ढंग अलग अलग होता है। जैसे देवनागरी लिपि जो है वो किस तरह से लिखा जाता है? वो दाहिने तरफ से बाएं तरफ लिखा जाता है। लेकिन वही जो है फारसी और उर्दू किस तरफ लिखा जाता है? बाईं तरफ से दाहिने तरफ लिखा जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि लिपि जो है इस प्रकार कहीं कहीं भी होता है, लिखना पड़ता है। लिपि पढ़ लिए हम लोग। अब हम चलते हैं बोली। बोली क्या है? बोली किसे कहते हैं? बोली भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी विशेष जगह पर ही किया जाता है। विशेष जगह यानी बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। जहाँ हम रहते हैं हमारे आसपास जो है बोली जाती है भाषा, उसे हम बोली कहते हैं। जैसे छपरा में हिंदी भी है और भोजपुरी भी है, तो भोजपुरी क्या हो गई? आपकी बोली हो गई, बोली हो गई। इस प्रकार बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। क्षेत्रीय बोली जो है, बोली जो है क्षेत्रीय होता है, इसका रूप जो है सीमित होता है। उपभाषा, उपभाषा कैसे बना? जब बोली का क्षेत्र जब बड़ा हो जाता है तब बोली का स्वरूप उपभाषा बन जाता है। जब बोली का क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो बोली का क्षेत्र क्या हो जाता है? उपभाषा बन जाता है। कैसे? अब उपभाषा के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मगही या बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, इन सब को रखा गया है। और इनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं उनको शामिल किया गया है। जैसे आप पूर्वी हिंदी ही ले लीजिए। पूर्वी हिंदी में अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली हिंदी बोली आती है। उसी प्रकार मगही हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली आदि आती है। इस प्रकार बोली और उपभाषा भी आप समझ गए। अब आगे हम चलेंगे। बोली और उपभाषा, कहीं कहीं बोलियों में साहित्य रचनाएं भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ज़्यादा तो नहीं होती है साहित्य की रचनाएं बोली में, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे मध्यकाल के समय में, मध्यकाल के समय में बोली में जो है रचनाएं भी हुई हैं जो बहुत विख्यात रही हैं। जैसे सूरदास की जो है सूरसागर ही ले लीजिए, वो किस बोली में थी, किस भाषा में थी? ब्रज में। उसी प्रकार तुलसीदास द्वारा रचित उनकी जो है रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी में है। तो ये जो है अवधी और ब्रज भाषा क्या थी? ये बोलियां थी उस समय। तो पहले जो मध्यकाल के समय कुछ बोलियां भी जो है प्रचलित थी जिनमें साहित्य की रचनाएं होती थी। अब हम पढ़ेंगे आगे भाषा परिवार। भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, क्यों की आवश्यकता हुई, क्यों भाषा परिवार जो है
दो भागों में बांटा गया है, इसलिए कि भारत के साथ साथ पूरे विश्व में अनेकों भाषाएं हैं और उनकी उत्पत्ति, उनकी रचना और उनके स्रोत के आधार पर उनको अलग अलग जो है बांटा गया है और बांटने के बाद उनको जो है दो परिवारों के बीच में शामिल किया गया है। जैसे भाषा परिवार, भाषा परिवार के अंतर्गत पहला है भारत यूरोपीय भाषा परिवार। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं जो हैं रखी गई हैं, जैसे हिंदी, रोमन, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, फारसी इत्यादि भाषाओं को शामिल किया गया है। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी आदि जो हैं ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अब जो है हिंदी हमारी संपर्क भाषा कैसे बनी, हिंदी जो है हमारी संपर्क भाषा कैसे बनी। भारत सरकार द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, आप सबको मालूम है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उन 22 भाषाओं में हिंदी ही क्यों जो है हमारी जो संपर्क भाषा बनी, क्यों बनी, इसलिए बनी कि हिंदी का क्षेत्र विशाल है, हिंदी को बहुत संख्या में लोग बोलने वाले हैं, हिंदी जो है बहुत राज्यों में बोली जाती है, इसलिए हिंदी को ही जो है संपर्क भाषा के रूप में मान्यता मिली। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि जगहों पर हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी को जो है संपर्क भाषा के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा भी हिंदी जो है राजस्थान, पंजाब जाएँ या गुजरात जाएँ, महाराष्ट्र जाएँ या हम जो है दक्षिण भारत में जाएँ, कहीं भी जाए तो हिंदी के माध्यम से हम क्या करते हैं, वहाँ के लोगों से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को भी हिंदी आती है, समझते हैं, इसलिए जो है हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, हिंदी को जो है संपर्क भाषा माना गया है। हिंदी भाषी प्रदेश जो है हमारे कौन कौन से राज्य कहलाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि जो है हिंदी भाषी प्रदेश कहलाते हैं। इन राज्यों को जो हिंदी भाषी प्रदेश के रूप में लोग जानते हैं। भाषा और साहित्य, अब भाषा और साहित्य क्या है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा और साहित्य, साहित्य भाषा का संचित ज्ञान कोश उस भाषा का साहित्य कहलाता है। किसी भी भाषा में अपने ज्ञान और अनुभव के अनुसार जो रचनाएं हम करते हैं उसको जो है साहित्य के माध्यम से ही तो हम संजो करके रखते हैं, संचित करके रखते हैं, इसलिए हम जो है साहित्य की आवश्यकता हुई और हम जो है उस भाषा के साहित्य को क्या कहते हैं, संचित ज्ञान कोश कहते हैं। उसके माध्यम से हम अपने अनुभव और ज्ञान को संचित करके सुरक्षित रखते हैं। साहित्य के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं, एक गद्य और एक पद्य। गद्य में रचनाकार क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपने भाव को क्या करते हैं, पद्य के माध्यम, पत्र के माध्यम से, लेख के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, एकांकी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, इन सब माध्यमों के जरिए जो है क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, रचना करते हैं। तो गद्य जो है उसे गद्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और पद्य, पद्य साहित्य के अंतर्गत क्या होता है, पद्य के अंतर्गत रचनाकार कविता, पद, छंद, सोरठा, सवैया आदि के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ये हो गया आपके गद्य और पद्य साहित्य। गद्य और पद्य साहित्य में क्या होता है इसके बारे में बता दिए। अब हम पढ़ेंगे आगे व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की आवश्यकता क्यों हुई। तो व्याकरण भाषा के नियमों की सही जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। किसकी जानकारी दे रहा है व्याकरण, भाषा की, भाषा की सही जानकारी, किस प्रकार हमें जो है बोलना है, किस प्रकार हमें लिखना है, किस प्रकार हमें पढ़ना है, ये सही जानकारी किसके माध्यम से मिलता है, व्याकरण के माध्यम से ही मिलता है। ये जो है व्याकरण का काम क्या है, सही जानकारी, सही नियम, सही जो है हमको बताता है, उसके माध्यम से ही जो है हम सही सही लिखना, बोलना, पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं, व्याकरण के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। कौन कौन से अंग हैं व्याकरण के, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। कहीं भी क्वेश्चन आपसे कोई कर दे कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं,
तो हमेशा ध्यान रखिएगा 4 होते हैं, पद, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। अब वर्ण विचार के अंतर्गत क्या होता है? वर्ण के विचार के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम वर्णों के भेद, उच्चारण, वर्तनी आदि के बारे में जानते हैं। इसके बारे में जानते हैं, वर्णों के भेद के बारे में, उसके उच्चारण के बारे में, वर्तनी के बारे में, और वर्णगुच्छ क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। शब्द विचार, शब्द विचार क्या है? शब्द विचार इसके अंतर्गत हम शब्द रचना कैसे होती है, शब्द के अर्थ क्या हैं आदि के बारे में जानते हैं। पद विचार, इसके अंतर्गत हम पद, पदों का परिचय, पद की रचना आदि के बारे में जानते हैं। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण आदि के बारे में हम पढ़ते हैं। इस प्रकार जो है ये हमारी भाषा के अंतर्गत लिपि, बोली, उपभाषा, भाषा परिवार, हिंदी संपर्क भाषा, भाषा और साहित्य, साहित्य के प्रकार और व्याकरण, व्याकरण के अंग के बारे में हम पढ़ लिए। कहीं कहीं आपको जो है ये भी पूछेगा कि पहला जो है हमारा हिंदी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ और कब प्रकाशित हुआ, इसके बारे में भी जो है यहाँ पर हम प्रकाश डालेंगे। पहला हिंदी समाचार पत्र जो है हमारा कौन सा है? उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कोलकाता से हुआ था। और कब हुआ था? 1900, कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1926 में हुआ था। 1926 में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो है पहली मुख्य फिल्म कौन सी है? पहली हमारी मुख्य फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। ये भी एक साहित्य के द्वारा ही तो राजा हरिश्चंद्र की कहानी लिखी गई होगी, उसके आधार पर बना। तो उसके बारे में अगर कोई पूछ दे आपको कि सबसे पहली मुख्य फिल्म हमारी कौन सी है और कब बनी, तो मुख्य फिल्म हमारी जो है राजा हरिश्चंद्र है और 1913 में बनी थी। और बोलती फिल्म जो है कौन सी है? तो आलम आरा है। और कब बनी थी? तो 1931 में बनी थी। ये हो गया, आप इस पार्ट के बारे में सब हम लोग पढ़ लिए। आगे जो है आप ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा, बुक का एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर आप इस बुक में ही फिल कर लीजिएगा और फिल करके हमसे चेक करा लीजिएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन है यहाँ पर दिखा, भाषा को लिखित रूप देने के लिए क्या किया गया? क्या किया गया भाषा को लिखित रूप देने के लिए? मैंने बताया है, उसके बारे में आप लिखिएगा। बोली का क्षेत्र जब बड़ा हो जाता तब इसे किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में भी लिखिएगा। भाषा परिवार का वर्णन कीजिए, अभी बताई हूँ मैं भाषा परिवार के वर्णन के बारे में। 2 परिवारों का वर्णन यहाँ करना है। साहित्य से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी जो है आप लिख सकते हैं। इस प्रकार जो है सिर्फ पूरा एक्सरसाइज आप फिल करके और इसे चेक करा लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा